बात यहाँ पर कर रहे हैं वो स्पेशली इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और फ्लावरिंग प्लांट में हम ये बात कर रहे हैं कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर क्या होता है, उन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर ये होता है कि उनके पास होते हैं दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ये दोनों भी जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये कहाँ पर होते हैं, तो ये होते हैं फ्लावर के ऊपर। कहाँ पर होते हैं, फ्लावर। तो कल मैंने आपके सामने फ्लावर का स्ट्रक्चर बताया था कि फ्लावर के अंदर चार इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, स्टेमन, पिस्टल, पेटल, है ना। ये चार पार्ट होते हैं और ये चार पार्ट के अंदर क्या होता है, दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक होता है स्टमन, एक होता है पिस्टल। तो जो स्टमन होता है उस स्टमन की वजह से वो जो पूरा पार्ट होता है वो मेल मेल पार्ट कहलाता है या उसको कहा जाता है एंड्रोशियम। और पिस्टल की वजह से वो जो फ्लावर है उस फ्लावर का उतना पार्ट वो कहलाता है फीमेल, यानी उसको कहा जाता है गायनोशियम। फिर ये जो स्टेमन होता है, स्टेमन किससे मिलकर बना, तो स्टेमन एंथर से और फिलामेंट से बना होता है। जो एंथर होता है उसके साथ साथ क्या होता है, एक डंडी की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है फिलामेंट। एंथर के अंदर क्या होता है, तो कल हमने बात किए थे कि जो स्टमन होता है, स्टमन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें क्या क्या काम होने वाले हैं, वो कल हमने डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर सिंपल ये याद रखना है कि हमने कहा था कि जो स्टमन होता है उस स्टमन के अंदर एंथर होता है। एंथर का जो स्ट्रक्चर होता है वो बायलोब स्ट्रक्चर होता है। एंथर का स्ट्रक्चर हमेशा याद रखिए दो गोशी होता है, बायलोब स्ट्रक्चर होता है। और ये जो बायलोब स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, यानी चार खाने होते हैं। और उन चार खानों के अंदर प्रोसेस होता है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। वहां जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजीनियम जेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की वजह से क्या बनेंगे, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की वजह से बनेंगे माइक्रोस्पोरोजीनियम। तो आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है माइक्रोस्पोरोजीनियम। माइक्रोस्पोरोजीनियम का हम स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर स्ट्रक्चर से कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं। वो क्वेश्चन क्या है मैं वो बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जिस चीज को हमको याद रखना है कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो है माइक्रोस्पोरोजीनियम की सांप। माइक्रोस्पोरोजीनियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो कल जैसा हमने बात की थी कि स्टमन, स्टमन के अंदर होता है एंथर। एंथर का जो स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर फोर गोनाल स्ट्रक्चर, ये देखिए ये एक गोल, दूसरा खाना, तीसरा, चौथा खाना, इस तरह से ये जो फोर गोनाल स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, उसको आता है माइक्रोस्पोरोजीनियम। और ये जो माइक्रोस्पोरोजीनियम है उसका ये बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया गया है, माइक्रोस्पोरोजीनियम। अब माइक्रोस्पोरोजीनियम के अंदर क्या क्या होता है, तो सबसे पहली बात याद रखना है कि जो माइक्रोस्पोरोजीनियम है अपने बाहरी खत के एतबार से, अगर उसको एक्सटर्नल साइड से देखेंगे, बाहर की साइड के देखेंगे, तो एतबार से तकरीबन वो कैसा दिखाई देता है, गोल दिखाई देता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि अगर हम माइक्रोस्पोरोजीनियम को एक्सटर्नल साइड से देखेंगे तो वो गोल दिखेगा। और इसके अंदर कितनी तह होती है, तो उसके अंदर होती है चार तह। ये जो दीवार है इसकी कितने तहों पे डिपेंड है, चार तहों पे। जो पहली दीवार है उसको कहा जाता है एपिडर्मिस। यहाँ पर जो चार दीवारें हैं उन चार दीवारों के नाम क्या है, तो उन चार दीवारों के सबसे पहले नाम है एपिडर्मिस। क्या नाम है उसका, एपिडर्मिस। दूसरी जो वॉल है उसका नाम है इंडोथेसियम। क्या नाम है उसका, एंडोथेसियम। एंडोथेसियम। तीसरी जो तह है उसको कहा जाता है दरमियानी तह या मिडल लैमेले। हम उसको आगे बढ़ेंगे, दरमियानी तह। और जो लास्ट होती है और सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सबसे अहमियत वाली होती है, उसको कहा जाता है टैपेटम। क्या कहा जाता है उसको, टैपेटम। क्या कहा जाता है उसको, टैपेटम। तो यहाँ पर याद रखना है कि जो माइक्रोस्पोरोजीनियम होता है, माइक्रोस्पोरोजीनियम होता है उसके अतराफ में चार लेयर होती है, चार तह होती है, चार हिफाजती दीवार होती है, हम ऐसा बोल सकते हैं। जिस तरह से हमारे घर के सराउंडिंग में क्या होती है, बाउंड्री होती है, इसी तरह से ये माइक्रोस्पोरोजीनियम के अंदर चार हिफाजती तह होती है, चार दीवारें होती है। जो सबसे बाहर है वो होती है एपिडर्मिस, उसके बाद होती है एंडोथेसियम, उसके बाद होती है दरमियानी तह, और उसके बाद होती है टैपेटम। यहाँ पर देखिए ये जो सबसे बाहर है वो कौन है, एपिडर्मिस। उसके बाद जो है वो कौन है, इंडोथेसियम। देन उसके बाद कौन सी है, दरमियानी तह। ये दोनों भी मिला के क्या बन गए, दरमियानी तह। फिर उसके बाद क्या होता है, टैपेटम। उसके बाद क्या होती है, टैपेटम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको याद रखना है कि चार तह है, उनके नाम क्या क्या है, एपिडर्मिस,
एंडोथेसियम, दरमियानी तह, टैपेटम, ये 4 दीवारें होती है। नाउ बच्चों यहाँ पर एक चीज जो याद रखना है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बाहर की जो 3 दीवारें हैं, ये तीनों दीवारें कौन सी है? ये तीनों दीवारें हिफाजती है। ये तीनों दीवारें कैसी है? ये तीनों भी दीवारें कैसी है? हिफाजती दीवार है। बट ये जो टैपेटम है, ये टैपेटम है, तो यहाँ पर ये याद रखना है कि ये जो 3 दीवारें है ये हिफाजत का काम करती है, बट एंथर के अंदर फटने और जरदाने के निकलने में मदद करती है। साथ ही साथ ये क्या करती है? ये तीनों भी दीवारें ये फटती है, फटने के बाद इसके अंदर जो भी माइक्रोस्पोर होते हैं, मेल सेक्स सेल होते हैं, उनको बाहर निकलने में, यानी जरदाने का मतलब क्या होता है? पोलन जो सेल होते हैं, हम आगे उसको पढ़ेंगे। जो पोलन होते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, उनको बाहर निकलने में ये तीनों वॉल क्या करती है? मदद करती है। और सबसे अंदर कौन होती है? टैपेटम। लेकिन ये टैपेटम क्या करती है? ये नमू पजीर जरदानों को ग़िज़ा पहुंचाती है। तो ये टैपेटम का बेसिकली काम क्या है? इसका बेसिकली काम होता है ग़िज़ा पहुंचाना। इसका काम क्या होता है? ग़िज़ा पहुंचाना। जो सेल होते हैं उनको अपनी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट चाहिए। उनको अपनी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? तग़ज़िया चाहिए। इनको खाने के लिए चाहिए। तो ये जो खाना है, ये तग़ज़िया है, ये जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है, ये प्रोवाइड करने का काम, वो ले जाकर देने का काम, ये कौन करता है? टैपेटम। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टैपेटम का काम क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो टैपेटम है, उस टैपेटम का काम क्या है? उस टैपेटम का काम ये है कि जो भी पोलन ग्रेन बनेंगे, जो भी मेल सेक्स सेल बनेंगे, उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, उनको खाना पहुंचाना, उनको ग़िज़ा पहुंचाना, ताकि उनके अंदर नमू हो, ताकि उनके अंदर ग्रोथ हो, ताकि वो जिंदा रहे। तो ये जो काम होता है, ये काम किसका होता है? ये काम होता है टैपेटम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोस्पोरोजीनियम के अंदर 4 लेयर होती है: एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, दरमियानी तह, टैपेटम। पहले की जो 3 वॉल है, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम और दरमियानी तह, ये हिफाजती दीवार का रोल प्ले करती है। साथ ही साथ जब पोलन ग्रेन बाहर निकलेंगे तो उनको बाहर, यानी जरदाने जब बाहर निकलेंगे एंथर को फाड़ कर, तो उसमें भी ये मदद करेंगे। लेकिन वो जरदाने बनने तक, वो जब तक एंथर के अंदर है तब तक उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना है, उनको खाना प्रोवाइड करना है, तो उनकी नमू करवाना है। तो ये काम किसका है? ये टैपेटम का है। और टैपेटम ये काम किस तरह करती है? बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट। वो उनको तग़ज़िया प्रोवाइड करती है, उनको कार्बोहाइड्रेट देंगे, उनको लिपिड देंगे, उनको प्रोटीन देंगे, उनको विटामिन देंगे, एटसेट्रा, जिसके थ्रू उनकी क्या हो सकती है? ग्रोथ। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको याद रखना है कि माइक्रोस्पोरोजीनियम के अंदर 4 वॉल होती है। मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। नाउ ये जो टैपेटम है, टैपेटम के जो सेल है, टैपेटम के सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो गाढ़ा होता है। यानी ये जो साइटोप्लाज्म है, अगर इसके बात करें, ये जो सेल है, फॉर एग्जाम्पल साइटोप्लाज्म है, और ये सेल है और इस सेल का साइटोप्लाज्म है, तो इसके अंदर जितना भी लिक्विड होता है वो सब कैसा होता है? गाढ़ा होता है। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है? गाढ़ा होता है। और इसमें उम्मन एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर क्या होते हैं? एक से ज्यादा क्या होते हैं? न्यूक्लियस। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है? जितने भी सेल है यहाँ पर क्या है? एक एक न्यूक्लियस है, एक से ज्यादा यहाँ न्यूक्लियस है। फिर यहाँ पर एक चीज और याद रखना है, क्या आप सोच सकते हैं कि टैपेटम सेल कैसे 2 न्यूक्लियस वाले बाय न्यूक्लिएट हो सकते हैं? हम आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे कि टैपेटम के जो सेल होते हैं वो बाय न्यूक्लिएट होते हैं, 2 न्यूक्लियस। यानी अभी तक हमने नॉर्मली ये पढ़ा हुआ है कि एक सेल होगा और उस एक सेल में एक न्यूक्लियस होगा, बट ये जो टैपेटम वाले सेल होते हैं इनके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। इनके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए इनको बाय न्यूक्लिएट कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है टैपेटम के मामले में, एक तो ये ग़िज़ा प्रोवाइड करती है, दूसरा कि इसका जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म कैसा होता है? गाढ़ा होता है, विस्कस होता है, चिपचिपा होता है। जैसा हमारे पास जेली होती है ना, वैसा जेली की तरह वो होता है। तीसरी बात, ये जो टैपेटम होते हैं इनके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं।
बाय न्यूक्लियट होते हैं, या एक से ज्यादा भी इनके पास क्या हो सकते हैं, न्यूक्लियस हो सकते हैं। नाउ एक और चीज जिसको याद रखना है वो क्या है कि जब एंथर छोटा होता है, यानी जब एंथर की ग्रोथ हो रही है, अभी वो छोटा है, तब एक जैसे होमोजीनस, तब क्या होता है, एक जैसे होमोजीनस यानी गुंजान सेल, यानी एक से ज्यादा गुंजान, हम बोलते हैं ना गुंजान आबादी, यानी बहुत आबादी है, तो एक जैसे होमोजीनस यानी गुंजान सेल एक ग्रो जो स्पोरोजेनस टिश्यू क्या बनाता है, वो स्पोरोजेनस टिश्यू कहलाता है, हर स्पोरोजीनियम के वस्त में आ जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो माइक्रोस्पोरोजीनेसिस का प्रोसेस है, यानी जो पोलन ग्रेन बनाने का प्रोसेस है, यानी जो मेल सेक्स ऑर्गन सेल बनाने का जो अमल है, ये वहां पर होता है, एंथर के दरमियान में होता है। तो उस वक्त क्या होता है कि एंथर की जैसे जैसे ग्रोथ होती है, तो होमोजीनस, होमोजीनस मतलब एक जैसे दिखने वाले कई सारे सेल वो क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, और एक ग्रुप बना के क्या बनाते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू, क्या बना देते हैं वो, स्पोरोजीनस टिश्यू। जैसा अभी आप बार बार पढ़ रहे माइक्रोस्पोरोजीनम, तो ये माइक्रोस्पोरोजीनम वर्ड कहाँ से आया, स्पोरोजीनम, कहाँ से आया, स्पोरोजीनम, स्पोरोजीनम कहाँ से आया, तो स्पोरोजीनस टिश्यू, यानी स्पोरोजेनेसिस होगा, स्पोरोजेनेसिस की वजह से फिर कुछ और सेल बनेंगे, तो हम उनको कहेंगे माइक्रोस्पोरोज। ठीक है, तो ये सिंपल टर्म है जिसको आपको समझना सिर्फ इतना है कि एंथर के अंदर कुछ सेल रहेंगे, वो सेल आगे चल के डिसाइड हो जाएंगे कि ये स्पोरोजीनस टिश्यू बनाएंगे, और ये स्पोरोजीनस टिश्यू आगे चल के स्पोरोजीनियम का अमल करेंगे, स्पोरोजेनेसिस का अमल करेंगे, और फिर इनसे बनेंगे माइक्रोस्पोरोजीनम, इनसे बनेंगे आगे पोलन ग्रेन, और आगे पोलन ग्रेन बन के फिर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर जो आपको सिर्फ याद रखना है वो क्या याद रखना है कि जब एंथर छोटा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिए कि जब एंथर की ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, जब एंथर का डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है, तभी ये प्रोसेस हो रहा है। ऐसा नहीं होगा कि एंथर का पूरा डेवलपमेंट हो गया, एंथर बड़ा हो गया, एंथर की ग्रोथ कंप्लीट हो गई, फिर उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं है। एंथर जब छोटा है, अभी स्मॉल है, अभी उसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई, तभी ये डिसाइड हो गया, तभी यहाँ पर डिसीजन हो गया कि एक बहुत बड़ी आबादी रहेंगी, एक बहुत ज्यादा सेल रहेंगे, और वो सेल आगे चल के क्या करेंगे, तो वो आगे चल के पोलन सेल बनाएंगे। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि स्पोरोजीनस टिश्यू होते हैं, और हर स्पोरोजीनम के कहाँ पर आ जाते हैं, ये वस्त में आ जाते हैं, मिडल में आ जाते हैं, दरमियान में आ जाते हैं। नाउ बच्चों यहाँ पर किसी को कोई डाउट है, सानिया, रौनक, नहीं सर, कोई डाउट है, ठीक है। नाउ बच्चों अब हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कि जब वो एंथर है, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरोजीनियम बन गया, अब उस माइक्रोस्पोरोजीनियम के अंदर किस तरह से प्रोसेस होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कोई बता सकता है कि जेनेसिस का मतलब क्या है, आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज मीन बाय जेनेसिस? जेनेसिस किसको बोलते हैं? दो वर्ड है यहाँ पर, एक है माइक्रो स्पोर, वर्ड क्या है, माइक्रो स्पोर, और दूसरा है जेनेसिस। जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है बनाना, जेनेसिस का मतलब क्या होता है, बनाना। और यहाँ जो माइक्रोस्पोर, यहाँ जो माइक्रोस्पोर है, यहाँ जो माइक्रोस्पोर बनने वाले हैं उनको हम कहते हैं पोलन ग्रेन, क्या कहते हैं उनको हम, पोलन ग्रेन। तो हम आगे चल के इसको पढ़ेंगे, तो सिंपल याद रखना, जब पोलन ग्रेन बनाने का अमल होता है, यानी पोलन ग्रेन बनाने का अमल होता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहा जाता है उस अमल को, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो अब इस प्रोसेस को याद रखिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ बच्चों माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जैसे जैसे एंथर बड़ा होता है, जैसे हमने कहा ना कि जब एंथर छोटा था, जब एंथर क्या था, छोटा था, तो एंथर के अंदर क्या डिसाइड हुए, एंथर के अंदर डिसाइड हुए स्पोरोजेनस टिश्यू, क्या डिसाइड हुए, स्पोरोजीनस टिश्यू। वहां पर कुछ ऐसे टिश्यू डिसाइड हुए जिनको कहा जाता है स्पोरोजेनस टिश्यू। लेकिन जैसे जैसे अब वो बड़ा होने लग गया,
जैसे जैसे एंथर बड़ा होने लग गया तो स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स, जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उनके सेल में माइक्रोस्पोर टेट्राड माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने के लिए, माइक्रोस्पोर क्या बनाने के लिए, टेट्राड बनाने के लिए मियोटिक तकसीम, मियोटिक डिवीजन होने लगती है। यानी बेसिकली क्या है कि फॉर एग्जांपल ये माइक्रो टिश्यू है, ठीक है, इसको कंसीडर करिए। तो इस टिश्यू में ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। तो इस सेल्स के अंदर क्या होंगे, मेयोटिक, यहाँ पर क्या होंगे, मियोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन होगा यहाँ पर, मियोटिक डिवीजन। और इस मियोटिक डिवीजन की वजह से ये एक सेल कितने सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 सेल में। और जब ये 4 सेल में कन्वर्ट होता है तो उसको इंग्लिश में ग्रीक वर्ड में क्या कहा जाता है, टेट्रा, है ना। अपन बोलते हैं मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। तो इस तरह से क्या हुआ कि जब तक ये स्पोरोजिनस टिश्यू थे सिंगल सिंगल, जब इनके अंदर मियोटिक डिवीजन हुआ तो वो कितने बन गए, 4, और 4 बनने की वजह से उसका नाम क्या बन गया, टेट्रा। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको याद रखना है कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं उन स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर होता है मियोटिक डिवीजन। ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए कि जब एंथर बड़ा होता है तो स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर मियोटिक डिवीजन चालू होता है और उस मियोटिक डिवीजन की वजह से वो जो माइक्रोस्पोर थे या वो जो स्पोर टिश्यू थे, स्पोरोजिनस टिश्यू थे, उनके अंदर एक सेल से 4 सेल बन जाते हैं। मियोटिक डिवीजन की वजह से एक सेल से 4 सेल बन जाते हैं और एक सेल से 4 सेल जब बन जाते हैं तो वहां 4 सेल दिखाई देते हैं और वो 4 सेल के स्ट्रक्चर को कहा जाता है टेट्राड। क्या कहा जाता है उसको, टेट्राड। और इसलिए उसका नाम पड़ता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रो मीन्स छोटे छोटे, स्पोर मीन्स जो सेल था, और टेट्राड मतलब 4। तो पहले नाम क्या था, स्पोरोजिनस, स्पोरोजिनस। अब वो स्पोरोजिनस से छोटे छोटे 4 बन गए, छोटे छोटे, इसलिए मन वर्ड यूज हो गया माइक्रो, माइक्रोस्पोर टेट्राड, 4 छोटे छोटे सेल। तो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है जिसको आपको याद रखना है। जब वो छोटा था तब बने थे वहां पर स्पोरोजिनस टिश्यू, जब वो बड़ा हुआ तो वहां पर स्टार्ट हो गया मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन या मियोटिक तकसीम, और उसकी वजह से क्या बन गया, माइक्रोस्पोर टेट्राड। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है, सानिया, रौनक, कोई है ऐसा जिसको नहीं समझ में आया ये कंसेप्ट? बढ़ना है आगे। नाउ बच्चों एक चीज जिसको और याद रखना है वो क्या है कि ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू थे, स्पोरोजिनस टिश्यू का हर सेल एक माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी जितने भी सेल है 1 2 3 4 ये सब क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने के काबिल हो जाता है। हर एक सेल बिलखवा के तौर पर, यानी खुद अपने आप या बासलाहियत पोलन या माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है। बेसिकली ये एक सेल जो है, ये सेल क्या कहलाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये 4 सेल दे रहा है, ये 4 नए सेल दे रहा है, इसलिए इसको क्या बोला गया, मदर। क्या बोला गया उसको, मदर। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको आप याद रखना है कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इनका हर एक सेल बासलाहियत पोलन बनाने लगता है, बासलाहियत पोलन सेल बनाने लगता है, बासलाहियत पोलन ग्रेन बनाने लगेगा। इसलिए इनको क्या बोला गया, इनको बोला गया है माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोला गया इनको, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पीएमसी, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, पीएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल ये बोला जाता है। तो जितने भी स्पोरोजिनस टिश्यू होंगे उनमें का हर सेल क्या बन जाएगा फिर, पीएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसलिए अब जो माइक्रोस्पोरोजिनेसिस का अमल है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, मियोसिस के जरिए एक पोलन मदर सेल पीएमसी से माइक्रोस्पोर की तश्कील के अमल को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का डेफिनेशन क्या हो गया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का सिंपल डेफिनेशन ये हो गया कि मियोसिस के जरिए अगर कोई माइक्रोस्पोर मदर सेल अगर आपको माइक्रोस्पोर बना के देता है
या कोई स्पोरोजीनस टिश्यू का एक सेल भी अगर आपको माइक्रोस्पोर बनाकर देता है तो ये पूरे अमल को कहा जाएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पर याद रखना है यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको याद रखना है, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर कौन सा अमल हुआ, तो यहाँ पर अमल हुआ मियोटिक डिवीजन। कौन सा अमल हुआ? मियोटिक डिवीजन, मियोटिक तकसीम। ना बच्चों मैंने यहाँ पर है ना एक डायग्राम ऐड किया ताकि आप लोगों को ये याद रहे, ताकि आपको ये समझ में आए। देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक सेल है, ये एक सेल से दो बने, दो से चार बने, और चार बनने के बाद उसका नाम क्या बन गया? माइक्रोस्पोर। इस पूरे प्रोसेस के अंदर कौन सा अमल हुआ? मियोसिस। मियोसिस 1, देन उसके बाद हुआ मियोसिस 2। तो यहाँ पर एक चीज और याद रखना है कि जो जितने भी स्पोरोजिनस टिश्यू थे, उन स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर पहले डिसाइड हुआ कि कौन से सेल है जो पोलन बनाएंगे, तो उनको बोला गया है पीएमसी। उनको क्या बोला गया है? पीएमसी, पोलन मदर सेल। क्या बोला गया उनको? पीएमसी, पोलन मदर सेल, या उसी को दूसरा वर्ड है माइक्रोस्पोर मदर सेल। फिर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल ये डिसाइड होगा, फिर इसके अंदर पहला मियोटिक डिवीजन होगा, फिर दूसरा मियोटिक डिवीजन होगा, फिर वो टेट्राड बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा उसके बाद? टेट्राड, यानी 4 सेल वो बना लेगा। तो यहाँ बहुत बेसिक कंसेप्ट जिसको आपको याद रखना है, बहुत सिंपल उसको याद रखना है, वो क्या है कि जो भी माइक्रोस्पोर सेल है हमारे पास, या जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का अमल होता है, उस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अमल में होता क्या है, बेसिकली एक कंप्लीट मियोटिक डिवीजन होता है। और मियोटिक डिवीजन और मियोसिस की वजह से जो एक सेल था वो कितने सेल में कन्वर्ट हो जाता है? 4 सेल में। और एक चीज जिसको और याद रखना है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का अमल कब होता है? जब एंथर बड़ा होता है। कब होता है ये? जब एंथर बड़ा होता है। जब एंथर छोटा था तब क्या हुआ था? जब एंथर छोटा था तब डिसाइड हुआ था कि कौन स्पोरोजिनस टिश्यू बनेगा, यानी कौन आगे चल के ये मियोटिक डिवीजन करवाने के काबिल होगा, और किससे 4 सेल बनेंगे। तो यहाँ बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इसको याद रखना है। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? नाउ बच्चों एक और चीज याद रखना है कि यहाँ पर जो हमने कहा कि जो 4 सेल है, 4 सेल बन गए। अब 4 सेल बनने के बाद क्या होता है? जैसे ही यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही माइक्रोस्पोर्स की तश्कील होती है, यानी 4 सेल बन गए, वो 4 सेल के गुच्छे यानी माइक्रोस्पोर टेट्राड, वो 4 सेल के गुच्छे जिसको हम क्या कह रहे हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड में तरतीब पा जाते हैं। जो ही एंथर पुख्ता होकर सूखते हैं तो माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग होकर पोलन ग्रेन्स बना देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी 4 सेल थे, यानी ये 4 इस तरह के जो सेल थे, तो ये चारों भी सेल क्या होगा? जैसे ही एंथर ड्राई होने लगेगा, एंथर जैसे जैसे पुख्ता होने लगेगा, सूखने लगेगा, तो ये 4 सेल क्या हो जाएंगे? अलग अलग। ये 4 सेल क्या हो जाएंगे? अलग अलग। और जब वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तब इनका नाम क्या बनेगा? इनका नाम बनेगा पोलन ग्रेन। इनका नाम क्या बनेगा? पोलन ग्रेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है कि जो पोलन ग्रेन का पूरा अमल होता है, ये पूरा पोलन ग्रेन का अमल कहाँ पर होता है? स्टमन में। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये अमल होता है स्टमन में, इस प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अमल के जरिए क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज को याद रखना है। फिर क्या होता है? हर माइक्रोस्पोरोजीनियम के अंदर जितने भी माइक्रोस्पोरोजीनियम, यानी यहाँ पर कई सारे माइक्रोस्पोरोजीनियम थे, जिसकी वजह से आगे क्या हुआ? जिसकी वजह से जो टेट्राड सेल थे, वो टेट्राड सेल जैसे ही एंथर सूखने लगा तो अलग हो गए, और अलग होकर उन्होंने क्या बना दिए? पोलन ग्रेन। अब इसके बाद क्या होगा? हर माइक्रोस्पोरोजीनियम के अंदर कई हजार माइक्रोस्पोर्स, कई हजार क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर्स, या हम उसको क्या कह सकते हैं? पोलन ग्रेन। तो आपको यहाँ एक और चीज जिसको आपको याद रखना है वो क्या है? ये याद रखना है कि जो पोलन ग्रेन है इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है माइक्रोस्पोर। इसका दूसरा नाम क्या है? माइक्रोस्पोर। इसलिए हम बार बार बोल रहे थे माइक्रोस्पोर मदर सेल, या उसी माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम क्या बोल सकते हैं? पोलन मदर सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको याद रखिए। दो वर्ड है, एक ही चीज के लिए दो वर्ड है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो पोलन है उसी को वर्ड है माइक्रोस्पोर, जो पोलन है उसी के लिए कौन सा वर्ड है? माइक्रोस्पोर।
तो यहाँ याद रखिए माइक्रोस्पोरिया पोलन बनते हैं जो एंथर के फटने के बाद क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। फिर ये बाहर निकल के क्या होंगे, बाहर निकलने के बाद ये फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर आपको याद होगा कल से जो हम बात कर रहे हैं, कल से हम बात ये कर रहे हैं कि माँ क़ब्ल बारावरी कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन से पहले होता ये है कि एक स्टमन है, वो स्टमन के अंदर एंथर है, एंथर के अंदर प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस के अंदर होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, उस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस के अमल की वजह से क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन। और ये पोलन ग्रेन आगे चल के मेल गैमेट्स का रोल प्ले करेंगे, मेल गैमेटोफाइट्स का रोल प्ले करेंगे। और मेल गैमेटोफाइट का रोल प्ले करते हुए फिर ये क्या करेंगे, जाके इंटरेक्शन करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। यानी हम ये कह रहे हैं कि जो प्लांट होते हैं उनके अंदर भी कौन सा अमल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी क्या है, एक फीमेल हो एक मेल हो। तो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल हो और एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल हो। तो यहाँ पर जो अमल हो रहा है, ये अमल किसके लिए हो रहा है, ये अमल मेल रिप्रोडक्टिव सेल के लिए हो रहा है। और यहाँ पर जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल बना वो कहाँ पर बना, वो बना एंथर के अंदर। उसका नाम क्या है, उसका नाम है पोलन ग्रेन। क्या नाम है उसका, पोलन ग्रेन। या उसका दूसरा नाम क्या है, माइक्रोस्पोर सेल। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है, ऐसा कोई है जिसको ये पूरा प्रोसेस नहीं समझ में आया? तो मैंने पहले ही बता दिया कि हमने कल से जो स्टार्ट किया था टॉपिक, आज वो खत्म होने वाला है। अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी और आगे हमको देखना है। लेकिन सिर्फ इतना क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, एक सीक्वेंस समझ लीजिए कि माँ क़ब्ल बारावरी फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या इवेंट होते हैं, हम उसको समझ रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? रौनक, सानिया, जैनब, ना बच्चों अब हम बात कर रहे हैं पोलन ग्रेन्स की। पोलन ग्रेन्स किसको कहते हैं या पोलन ग्रेन किस तरह के होते हैं? तो जो पोलन ग्रेन होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो नर गैमेट्स होते हैं। पोलन ग्रेन बेसिकली क्या होते हैं, नर गैमेटोफाइट्स। पोलन ग्रेन क्या होते हैं, पोलन ग्रेन नर गैमेटोफाइट्स की नुमाइंदगी करते हैं। जैसा हम कहते हैं ना, हम इन केस ऑफ ह्यूमंस में हम क्या कहते हैं, ह्यूमंस के अंदर भी हमने कहा कि फीमेल होती है और ह्यूमंस के अंदर भी क्या होते हैं, मेल। तो जो मेल के अंदर जो सेल होते हैं, मेल के अंदर जो सेल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं स्पर्म। उनको हम क्या कहते हैं, स्पर्म। और फीमेल के अंदर जो होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, एग सेल। तो इसी तरह से प्लांट के अंदर भी क्या होता है, प्लांट के अंदर जो मेल सेल है, प्लांट के अंदर जो मेल सेल है उनको क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन। प्लांट के अंदर जो मेल सेल है उनको क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन। तो सिंपल इतना याद रखना है आपको कि अब तक जो डिस्कशन हमने की वो किसके लिए की है, पोलन ग्रेन के लिए। कि जो फ्लावर होते हैं उन फ्लावर के अंदर जो मेल पार्ट बन रहा है या जो मेल सेल बन रहे हैं, मेल गैमेटोफाइट जो बन रहे हैं, तो उनका नाम क्या है, पोलन ग्रेन्स। फिर यहाँ पर एक चीज इसको याद रखना है कि अगर आप हिबिस्कस, ये एक प्लांट है, उसकी बात करें या किसी भी दूसरे फूल के खुले हुए एंथर्स को छुए, अगर आपने किसी फ्लावर को देखा और उस फ्लावर के अगर एंथर को आपने टच किया, तो हिबिस्कस की बात करें या किसी और दूसरे फूलों की बात करें, तो आपकी जो उंगलियां हैं वो जर्द रंग हो जाएगा। यानी आप कभी कभार आपने देखे होंगे कि कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनको छूने के बाद अगर आपने तवज्जो की तो आपके हाथों पे कलर दिखता है। बेसिकली वो कलर नहीं होता, वो क्या होते हैं, वो होते हैं पोलन ग्रेन्स। वो क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स। तो आपको ऐसा लगता है कि पाउडर जैसे आपके हाथ पे लग गया, तो बेसिकली ये पाउडर जैसे क्या है, ये पोलन ग्रेन्स है जो आपके हाथों पे क्या हो गए, लग गए। अगर आपने इन पोलन ग्रेन्स को ग्लास स्लाइड, यानी आप गए आपके हाथों पे लग गया, अब आपको एक क्यूरोसिटी है, आपको तजस्सुसी की है ये क्या है, तो आप गए लेबोरेटरी में, गए वहां पर ग्लास स्लाइड लिए, उसके ऊपर एक पानी का खतरा डाले और खुर्दबीन यानी माइक्रोस्कोप, खुर्दबीन यानी माइक्रोस्कोप के जरिए अगर आप उसको देखने लगे, तो आप जब मुशाहिदा करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं माइक्रोस्पोर के, ये डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। तो आप मुख्तलिफ अनवा के पोलन ग्रेन्स में किस्म किस्म के आर्किटेक्चर मतलब डिजाइन, जैसा हम बोलते हैं ना आर्किटेक्चरल डिजाइन, यानी वो बिल्डिंग का आर्किटेक्चर है,
बिल्डिंग का आर्किटेक्चर है, मतलब वो बिल्डिंग का नक्शा बनाने वाला है। तो ये इस तरह से क्या होगा, आपको पोलन ग्रेन के अलग अलग क्या देखने को मिलेंगे, नक्शा देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चर देखने। इसी तरह से उनका साइज, उनकी बनावट, उनके रंग और डिजाइन देखकर सचमुच आप क्या हो जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप समझ लीजिए कि हम जब फ्लावर वगैरह को पकड़ते हैं तो हमारे हाथों के ऊपर क्या लग जाते हैं, पोलन ग्रेन्स। हमारे हाथों के ऊपर क्या लग जाते हैं, नर गैमेटोफाइट्स। और अगर इन नर गैमेटोफाइट्स को अगर हम और स्टडी करना चाहते हैं तो हम उनको ग्लास लाइट के ऊपर रखकर और माइक्रोस्कोप के नीचे हम उनको बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, मुशाहिदा कर सकते हैं ना। एक चीज जो यहाँ पर और क्लियर करना है वो ये है कि जो पोलन ग्रेन होते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमारे पास सिर्फ 1 मिनट 55 सेकंड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल हम ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि 1 मिनट है और 1 मिनट के अंदर ये लेक्चर डिस्कनेक्ट हो जाएगा और हमारी गुफ्तगू और हमारा लेक्चर कंप्लीट नहीं होगा। अलबत्ता आप लोगों से मेरी गुजारिश ये रहेगी कि आप लोग क्या करिए, ये माइक्रोस्पोरोजीनियम की कंप्लीट स्ट्रक्चर जो मैंने आज पढ़ाया और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का जो अमल मैंने बताया, ये प्लस पोलन ग्रेन क्या होते हैं, तो इनको अच्छे से स्टडी करिए। प्लस कल वाला जो लेक्चर था, उस कल वाले लेक्चर को देखते हुए फिर इस लेक्चर की स्टडी करिए, ताकि आपके बहुत सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। हमने कल जो स्टार्ट किया था, हमने वो ये स्टार्ट किया था, मा कबले बारावरी, साख्ते और वक़ाए। तो इसमें हमने बात की, तो अब हम उसमें जो बात कर रहे हैं वो एंट्रोशियम की बात कर रहे हैं, स्टमन की बात कर रहे हैं। और इस वहां पर हमने एक प्रोसेस स्टार्ट किया था, स्टमन, माइक्रोस्पोरोजीनियम और पोलन ग्रेन। अभी तक हमारा स्टमन कंप्लीट हो गया, माइक्रोस्पोरोजीनियम कंप्लीट हो गया, कल हम पोलन ग्रेन देखेंगे। तो आप लोगों से खास गुजारिश रहेंगी कि आप लोग घर बैठ के इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखें। यहाँ पर जो भी डाउट है आप क्वेश्चन करें, मेरे को कॉल करके पूछे, आप कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस भी वक्त आपको लगता है कि सर को पूछना चाहिए तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। अब 1 मिनट से भी ज्यादा कम वक्त है, कभी भी ये लेक्चर डिसकनेक्ट हो सकता है। अभी किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है? सानिया, रौनक, जैनब, किसी को कोई डाउट है?